देखिए सीआरपीसी में आपका अध्याय 34 से शुरू किया जाएगा। इधर आपका लास्ट तक पहले पढ़ा दिया जाएगा, फिर आपका ये लास्ट से इस समय क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। सीआरपीसी में जो शुरू किया जा रहा है आपका अध्याय 34, जो वर्तमान समय में आपका क्वेश्चन बन रहा है वह चैप्टर से भी बन रहा है कि किस अध्याय में क्या है और वह अध्याय कहाँ से कहाँ तक है। एपीओ में आपका 5-6 क्वेश्चन ऐसा बना था, पुलिस एक्ट से लेकर यहाँ तक कि सीआरपीसी में भी ऐसा क्वेश्चन आपका बना था और लोग आपका गलत करके आ गए थे। तो पहला तो ये याद रखना है कि जो चैप्टर 34 है संपत्ति का बयान यानी कि डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में है, सेक्शन 451 से लेकर 459। एक क्वेश्चन एपीओ में बना था लास्ट वाले धारा से 459 से क्वेश्चन बनता रहता है। एक क्वेश्चन बनने का इस चैप्टर से चांस प्री में रहता है। पहले थोड़ा भूमिका देख ली जाए अध्याय 34 की, फिर एक बार देखिए चैप्टर हम 34 से शुरू कर रहे हैं आपका। और संपत्ति का बयान डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, और सेक्शन भी याद रखिएगा कहाँ से कहाँ तक है। तो सेक्शन आपका 451 से लेकर और 459। एक क्वेश्चन आपका यूपी एपीओ में बना था इस बार 459 से, वही रकम पूछी जाती हैं। लेकिन आपका इधर से जो क्वेश्चन बनता है 5-6 धाराएं कम से कम इधर याद रखना है, फिर हम बता दें। देखिए इसमें होगा क्या कि अगर कोई प्रॉपर्टी है और न्यायालय में जांच या विचारण लंबित है तो न्यायालय चाहे उस प्रॉपर्टी को बेचवा सकता है या सुरक्षित अभिरक्षा में रखवा सकता है। दूसरा, जब विचारण समाप्त हो गया और निर्णय आ गया तो निर्णय के बाद संपत्ति का भी बयान का आदेश दे सकता है। तो एक पॉइंट याद रखना है, अगर इंक्वायरी या ट्रायल पेंडिंग है तब सेक्शन अलग होगा, और जब विचारण समाप्त हो गया है तब आदेश दिया जाएगा तो वह सेक्शन अलग होगा। वैसे कभी आज तक के इतिहास में पूछा नहीं गया है, लेकिन सतर्क ये रहना है कि 551 तब लागू होगी जब जांच या विचारण क्या है लंबित है, तब न्यायालय संपत्ति के बयान का आदेश दे सकता है। और जब आपका ट्रायल समाप्त हो गया है तब बयान का आदेश किस में देता है, आपका 452 में। बस एक एक लाइन याद रखना है, ज़्यादा ना पढ़िएगा इधर। अभी जब तक ट्रायल पेंडिंग है तब तक के लिए तब आदेश दिया जाता है 451, और विचारण समाप्त हो गया तो कौन सी धारा, 452, छोड़ सकते हैं आपका। इसके बाद 453 देखिए, अभियुक्त के पास मिले धन का निर्दोष क्रेता को संदाय, यानी कि आपका ये भी कम ही चांस रहता है। लेकिन आपका एक लाइन उदाहरण हम बता देते हैं, पूरा बैरेक न पढ़िएगा। अभियुक्त के पास मिले धन का निर्दोष क्रेता को संदाय, तो एक सुनार वाला केस उदाहरण दिया जाए सबसे अच्छा है। मान लीजिए ए एक व्यक्ति है और ये बी का आपका अंगूठी चुराया, और ए ने यह अंगूठी ले जाकर एक सुनार को बेच दी, और सुनार को बेच दी, और सुनार ने सद्भावना पूर्वक यह विश्वास किया कि यह अंगूठी ए की है, और वह अंगूठी पैसा देकर खरीद लिया, यानी कि एक 10,000 रुपया देकर क्या किया, खरीद लिया। अब अंत में सुनार से ये अंगूठी जब न्यायालय ने निर्णय दिया तो बी की थी तो बी को दिलवा दी गई, और ये जो 10,000 रुपया था ये कौन ले लिया था, ए यानी कि अभियुक्त। अब यहीं आपको सतर्क रहना है कि अगर सुनार ने दुर्भावना में कार्य किया, जानते हुए ये कार्य किया है कि ये
अंगूठी चोरी की है, तो ऐसी दशा में आईपीसी की धारा 411 के तहत सुनार भी चुराई हुई संपत्ति पाने के लिए दंड का भागी होगा, क्योंकि स्टोलन प्रॉपर्टी 410 में है और चुराई हुई संपत्ति के लिए दंड 411 में है। लेकिन अब समस्या देखिए कहाँ आती है। सुनार ने गुड फेथ में काम किया था, वह नहीं जानता था कि यह अंगूठी चोरी की है। अंगूठी तो दे दी गई किसको, अंत में बी को, जिसकी थी। अब 453 केवल ये बताती है कि जब अभियुक्त पकड़ा गया, अभियुक्त के पास ये 10,000 रुपया बरामद हुआ और अंत में अभियुक्त को चोरी के लिए कन्विक्ट किया गया, दोष सिद्ध किया गया। तो देखिए आपका फिर एक बार देखिए कंसेप्ट। अब ये समस्या आती है कि चूंकि ए के पास पैसा बरामद हुआ है, तो उस पैसे का क्या किया जाए। तो जो निर्दोष क्रेता है, तो निर्दोष क्रेता कौन इसमें है, सुनार। तो अभियुक्त के पास से जो पैसा मिला है, वह किसको न्यायालय वापस दिलवाएगा, सुनार को। लेकिन सुनार ने दुर्भावना में कार्य किया हो कि सद्भावना में। दुर्भावना में कार्य किया हो तो कोई वापसी नहीं, दंड का ही भागी होगा। कौन सी धारा में, 411। एक लाइन। अब जो आपका क्वेश्चन इधर से भी कम बना है, लेकिन एक लाइन बस सतर्क रहना है, अगर याद हो जाए तो। 455 से क्वेश्चन बना है। अपमान लेखिए और अन्य सामग्री का नष्ट किया जाना, यहाँ से आपका क्वेश्चन कई बार बना है। अगर आप चाहें इस अध्याय की पूरी धारा न याद हो पाए, तो जो मैं धारा बता रहा हूँ, कम से कम वो धारा तो याद 3-4 करिए। अब उतना तो करना ही होगा, और कोई उपाय नहीं है हमारे पास। तो 455 से क्वेश्चन बना है 455। इसको थोड़ा समझिए, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाता है। अगर कोई अश्लील पुस्तक बरामद हुई है, या आपका कह सकते हैं कि धमकाने वाली किताब बरामद हुई है, यानी कि आप या मैं नहीं, फिर एक बार देखिए। अगर अश्लील पुस्तक इत्यादि बरामद हुई है, या कोई मानहानिकारक कथन प्रकाशित करने वाली पुस्तक इत्यादि प्रकाशित हुई है, न्यायालय अभियुक्त को दोष सिद्ध करता है और वह पुस्तक न्यायालय ने परिबद्ध कर रखी है, जब्त कर रखी है, तो तुरंत सीआरपीसी की एक धारा याद रखिएगा, 104, कि न्यायालय आपका संपत्ति को इम्पाउंड कर सकता है, परिबद्ध कर सकता है। पूछा जा चुका है क्वेश्चन, कौन सी धारा के तहत, एक जोड़ लीजिए, 104 के तहत। तो जब अश्लील किताब या पुस्तक है, या डिफमेशन वाली है, मानहानिकारक कथन उसमें दिया गया है, और अभियुक्त को अश्लीलता के लिए या मानहानि के लिए कन्विक्ट किया जाता है, दोष सिद्ध किया जाता है, तो अब वह उन पुस्तकों का क्या होगा। तो न्यायालय उन पुस्तकों को, सीडी को, सामग्री को क्या करने का आदेश देगा, रखा जाएगा कि नष्ट करने का। नष्ट करने का, तो किस धारा में, 455। बस समाप्त हो गई, 55 और नहीं पढ़ना है। एक लाइन बस पढ़ना है कि जो अपमान लेखिन सामग्री है, अश्लील सामग्री है, उसको नष्ट करने का आदेश किस धारा में दिया जाता है, 455। इसके बाद 456 भी एपीओ में आ चुकी है, अचल संपत्ति का कब्जा लौटाने की शक्ति। यानी कि जब आपराधिक बल, तो आपराधिक बल आईपीसी में परिभाषित है, धारा याद करते रहिए, 349 की, 350 की, 351 में, 350 में। या बल का प्रदर्शन, यानी कि या तो आपराधिक बल का प्रयोग किया गया है, या आपराधिक बल का प्रदर्शन किया गया है, या आपराधिक अभित्रास,
यानी कि धमकी दी गई है। 503 आपराधिक अभित्रास का मतलब धमकी दी गई, यानी कि कौन सी धारा वाला? 503। और किसी अचल संपत्ति पर कब्जा जमा लिया गया है, किसके द्वारा जमाया गया? या तो धमकी देकर, या आपराधिक बल का प्रयोग करके, या आपराधिक बल का प्रदर्शन करके। और न्यायालय इन अपराधों के लिए किसी अभियुक्त को दोष सिद्ध करता है तो ये आदेश दे सकता है कि जो कब्जा तुम संपत्ति पर जमाए हो, अचल संपत्ति पर, वह कब्जा पीड़ित को क्या कर दो? वापस। तो कब्जा वापसी का आदेश न्यायालय दे सकता है कि नहीं? दे सकता है। कि धारा में आपका 456 में किस संपत्ति का, चल की अचल की दोनों? तो हेडिंग देखिए क्या लिखा है? केवल अचल। इसके बाद आपका 456 के बाद जो पूछा जाता है, आ जाइए 457 संपत्ति के अभिग्रहण पर पुलिस द्वारा प्रक्रिया। तो जब कोई संपत्ति अभिगृहित की जाती है तो पुलिस उसकी लिस्ट बनाकर मजिस्ट्रेट को भेजेगी, और ऐसी कंडीशन में जब मजिस्ट्रेट के आदेश का अनुपालन करेगी तो मजिस्ट्रेट क्या करेंगे? अब एक उद्घोषणा जारी करेंगे कि जो भी व्यक्ति हैं वह आए। अब वहीं आपका समय पूछा जाता है कि उद्घोषणा में कितना समय दिया जाएगा? 6 माह। या आप आइए और आप आकर अपना हक क्या करिए? साबित। तो मान लीजिए सेम नियम आपका पुलिस एक्ट में है। पुलिस एक्ट की धारा 25, 26 और 27 में आपका है। और सेम नियम उतना नहीं जाना, चूंकि पुलिस एक्ट है नहीं जे में, तो उतना कोरिलेट न किया जाए। लेकिन एक लाइन बताया गया कि ऐसा ही नियम आपका पुलिस एक्ट में भी है, इसमें शक नहीं है। और लंबा आपका, तो अगर पुलिस जब्त करती है तो मजिस्ट्रेट के यहाँ भेजेगी लिस्ट, मजिस्ट्रेट के आदेश का पालन करेगी। मजिस्ट्रेट आपका एक उद्घोषणा करेंगे कि जो भी व्यक्ति इस संपत्ति का हकदार है, उद्घोषणा की तारीख से कितने माह के अंदर, वही समय पूछा जाता है, कितने माह के अंदर? 6 माह के अंदर आए और अपना हक क्या करे? साबित। तो कौन सी धारा समाप्त हो गई? 457, 458। जहाँ 6 माह के अंदर कोई दावेदार हाजिर नहीं होता तब क्या होगा? तो आपका ऐसी कंडीशन में अब या तो हाजिर हुआ, दावा ही नहीं साबित कर पाया, या कोई व्यक्ति हाजिर ही नहीं हुआ, तो ऐसी दशा में मजिस्ट्रेट के आदेश से वह संपत्ति 6 माह बाद क्या होगी? बेची जाएगी और राज्य सरकार के बयानाधीन हो जाएगी। यानी कि जो पैसा रहेगा वो किसके खाते में जाएगा? राज्य सरकार के। इसके बाद आपका इस आदेश के विरुद्ध अपील कहाँ होगी? जहां सामान्यतः मजिस्ट्रेट के आदेश की अपील होती है। 459 महत्वपूर्ण है, यही थोड़ा आपको अंडरलाइन करना है। आपका अगर कम और पढ़ना चाहते हैं तो कम से कम 2 धाराएं जरूर याद रखें, 455 और 459। और कम पढ़ना चाहते हैं तो 400 नहीं, 2 धाराएं तो हर हाल में याद होनी चाहिए, 455 और 459, मैंने हर हाल में, ये हम बता रहे हैं। उसके आगे बढ़ना चाहते हैं तो 456 भी तैयार रखिए, 57 भी तैयार रखिए, और विक्रय का आदेश आपका 58 में। लेकिन 2 धाराएं किसी भी हाल में गलत न हो। अब यहाँ जो क्वेश्चन 459 से बनता है, देखिए टेक्निकल क्वेश्चन थोड़ा बनता है, और रकम भी देखिए पहले बैरक। विनश्वर संपत्ति को बेचने की शक्ति। विनश्वर संपत्ति का मतलब जो ज़्यादा दिन तक आपका सुरक्षित नहीं रखी जा सकती। तो देखिए बैरक, ऐसी संपत्ति पर कब्जे का हकदार व्यक्ति अगर अज्ञात है या अनुपस्थित है, और संपत्ति शीघ्रतया और प्रकृतिया क्या है? क्षयशील है, अथवा यदि उस मजिस्ट्रेट की जिसे उसके अभिग्रहण की रिपोर्ट की गई है यह राय है कि उसका विक्रय स्वामी के फायदे के लिए होगा, अथवा ऐसी संपत्ति का मूल्य 500 रुपये से कम है,
तो मजिस्ट्रेट किसी भी समय उसको विक्रय का आदेश दे सकते हैं। 6 माह का इंतजार नहीं करना है। तो कब किसी भी समय विक्रय का आदेश दिया जा सकता है? 3 कंडीशन। और यहाँ जो अभी हम 3 बताते हैं, पहले अभी तो बेरेक्ट, यहाँ जो क्वेश्चन बनता है मूल्य को लेकर बनता है। जो ये मूल्य आपका दिया गया है कि 500 रुपये से कम नहीं होगी, ये जो क्वेश्चन बनता है ये बनता है कि ये कब जोड़ा गया। तो 2006 में, आपका 23/6/2006 से लागू है, 23 जून को। इसके बाद जो पूछा जाता है कि यहाँ रकम इसके पहले कितनी थी, तो रकम 10 रुपया, वहीं लिखिए बैरक पर। इसके पहले जो रकम क्या थी, 10 रुपया से कम, और अचानक बढ़ाकर कितना की गई आपका, 500 से कम। यही आपका क्वेश्चन बार बार अटैक कर रहा है। यही क्वेश्चन इस बार एपीओ में भी बना था कि आपका मैंने बना था, पहले रकम कितनी थी, 10 रुपया से कम, अब कितनी हो गई, 500 रुपये से कम। इसको थोड़ा सीपीसी में कोरिलेट करिएगा। कल बताया गया धारा 95 से। यहाँ भी वर्तमान समय में सबसे अधिक प्रतिकर हैं 50,000। ये आपका, ये पहले कितना था, 1,000। 1,000 से 50 गुना बढ़ा दिया गया। यह इसीलिए गलत होता है कि लोग सोच रहे होंगे 10,000 होगा, 20,000, लेकिन पहले ये रकम कितनी थी, 95 में 1,000, और 1999 में संशोधन करके कितनी बढ़ा दी गई, 50,000। सबसे अधिक प्रतिकर किस में है, 50,000, आपका 95 में। सतर्क रहना है। अब अगला क्वेश्चन आइए, अभी समाप्त नहीं हुआ 459। 459 में अगला जो मॉडल बनता है, एक तो रकम पर बनता है 500 से कम, पहले कितनी थी, 10 रुपये से कम। ये रट्टा मार कर जाना है। अगला जो मॉडल बनता है कि कब मजिस्ट्रेट आपका ऐसी संपत्ति को किसी समय भी बेच सकता है, यानी कि 6 माह का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं। 3 कंडीशन बना लीजिएगा। जहां संपत्ति का हकदार व्यक्ति अज्ञात या अनुपस्थित है, और संपत्ति, पहला हो गया, प्रकृत्या क्षयशील और नष्टशील है, यानी कि इसका मतलब कि शीघ्रतया और प्रकृत्या क्षयशील है, यानी कि ज़्यादा समय तक, संपत्ति का नेचर ही ऐसा है कि ज़्यादा समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है कि नहीं, नहीं। दूसरा कंडीशन देखिए, जब मजिस्ट्रेट की राय में विक्रय स्वामी के फायदे के लिए होगा। तीसरा पॉइंट देखिए, जब संपत्ति का मूल्य 500 रुपये से कम हो और उपर्युक्त सभी। तो कब कभी भी विक्रय का आदेश दिया जा सकता है, मार कर आना है, उपर्युक्त सभी। अब कोई क्वेश्चन इसमें नहीं बचा। जितना मॉडल बन सकता है 459 से, लेकिन फिर हम बता दें, लगातार क्वेश्चन यहाँ से बनता है, चाहे एपीओ हो या जे हो। या तो सेक्शन बन जाए, या 3 जो मैं पॉइंट बताया वो बन जाए, या रकम बन जाए, या ये बन जाए कि पहले रकम कितनी थी, तो कितनी थी, हाँ, और 95 में कितनी थी, सीपीसी कोरिलेट करते रहिए, 1,000 से कम। और अब कितनी है 95 में, अधिकतम 50,000। अब अगला अध्याय है, ये अध्याय भी समाप्त हो गया। एक अध्याय निपट गया आपका। दूसरा अध्याय अगला, चलिए अध्याय 35 देखिए, अनियमित कार्यवाही, इरेगुलर प्रोसीडिंग। अनियमित कार्यवाही जब भी पढ़िए तो थोड़ा कंसेप्ट पहले एकदम क्लियर होना चाहिए। एक तो पहला क्वेश्चन आपका जो नया मॉडल है कि अध्याय 35 में क्या दिया गया है, आजकल तो यही पहला मॉडल बन जा रहा है। तो अध्याय आपका जो मैंने 35 में दिया गया है वह किसके बारे में है, तो अनियमित कार्यवाही, पहला क्वेश्चन बनता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि अनियमित कार्यवाहियों के बारे में जो प्रावधान किया गया है वह किस सेक्शन से लेकर
किस सेक्शन तक हैं, तो 460 से लेकर 466 तक, यानी कि 460 से लेकर 466 दूसरा क्वेश्चन बन सकता है। फिर एक बार देखिए, आजकल अध्याय ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो अध्याय 35 में क्या है, 35 में इरेगुलर प्रोसीडिंग किस सेक्शन से किस सेक्शन तक, तो आपका 460 से 466। इसमें है क्या, इसका एरिया थोड़ा ज़्यादा है। देखिए, अगर सीआरपीसी के तहत अगर मजिस्ट्रेट ने कुछ कार्यों को किया है जिनको करने का उन्हें अधिकारिता नहीं थी, जुरिडिक्शन नहीं था, तो कुछ कार्य ऐसे हैं जो सही माने गए हैं, वैध माने गए हैं, अर्थात जो अनियमितता कार्यवाही को दूषित नहीं करेगी, अर्थात त्रुटि तो हुई, गलती तो हुई है, लेकिन कुछ गलतियां ऐसी हैं जो क्षम्य हैं, यानी कि माफ कर दी गई हैं। और कानून ये कहता है कि गलती भले हो गई हो, लेकिन उस गलती का मामले पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन कुछ गलतियां ऐसी हैं जो मजिस्ट्रेट द्वारा की गई हैं, और ऐसी गलतियों का प्रभाव होगा कि वह अनियमितता कार्यवाही को दूषित कर देंगी, अर्थात वह आदेश वाइड हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अगर शून्य दे और कार्यवाही को दूषित करे, माने ये अनियमितता कार्यवाही को दूषित कर देगी, ये दोनों ऑप्शन रहे, एक चुनना हो, तो मैं बार बार बता रहा हूँ कि पहली वरीयता आप बेयर एक्ट की भाषा को देंगे। शून्य नहीं मारे, शून्य नहीं लिखा है भाई, शून्य कहाँ लिखा है। ये कार्यवाही में ये अनियमितता कार्यवाही को क्या कर देगी, दूषित। भाई शून्य पहला नहीं मारना है। एक क्वेश्चन यूपी एपीओ में आया था, एक क्वेश्चन बनता ही है और निश्चित तौर पे बनता है। अब आपका वहीं लिस्ट याद करना पड़ता है। इसके बाद जो क्वेश्चन पिछली बार एपीओ में बना था वह 465 से बना था, 465। उसमें देखिए अभी भूमिका चल रही है, अभी आपका शुरुआत नहीं धारा की। 465 में ये बना था कि अगर एक जज ने फैसला सुना दिया और साइन ही नहीं किया, या आपका मुद्रा ही नहीं मारी, या डेट ही नहीं डाली फैसले पर, या समन जारी हुआ, समन पर मुद्रा ही नहीं है, तो क्या ये अनियमितता कार्यवाही को, निर्णय को, समन को दूषित करेगी कि नहीं, नहीं करेगी। यानी कि छोटी छोटी प्रक्रियात्मक गलतियां हो गई हैं तो 465 कहती हैं, 465 कहती हैं कि ये गलतियां क्षम्य होगी कि अक्षम्य, क्षम्य। सिविल मामलों में भी मैं बताया था कि निर्णय सुना दिया, साइन नहीं किया, तो इतनी बड़ी गलती नहीं है कि निर्णय अवैध हो जाए, यानी कि ये अनियमितता कार्यवाही को दूषित, लीगल भाषा में भी याद रखिए, कार्यवाही को दूषित करेगी कि नहीं करेगी, यही पहला। अब वो अलग बात है कि इसके बाद ऑप्शन ये न रहे तो वैध होगा कि अवैध होगा या शून्य होगा, वो हमें देखना है। लेकिन पहली वरीयता तो हमें किसको देनी है, बेयर एक्ट। हाँ, ये है कि भाई एपीओ में बेयर एक्ट नहीं भाषा थी, उसमें वैध अवैध शून्य इत्यादि दिया था, तब शून्य मारिए। लेकिन जब बेयर एक्ट की भाषा मौजूद है किसी ऑप्शन में, तो पहली वरीयता आपको क्या देनी है, बेयर एक्ट की। इसके बाद इसमें आपका जो कोरिलेशन ज़्यादा है थोड़ा, देखिए आपका सबसे पहले कोरिलेशन करेंगे सीपीसी की धारा 99, सीपीसी की धारा 99 और सीआरपीसी की 465 सेम प्रावधान करती है। बस यही है कि 99 सीपीसी की धारा आपका सिविल मामलों के लिए बनी है और 465 सीआरपीसी की क्रिमिनल मामलों, लेकिन नियमों में खास अंतर नहीं है, ये याद रखिए। अब जहाँ जहाँ त्रुटि हो और
जहाँ जहाँ गलतियाँ हो और वे गलतियाँ क्षम्य की गई हैं, उसको एक जगह एकत्र कर लेना चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं आपका एविडेंस में, मैं बता चुका हूँ कि दस्तावेज में संदिग्धता या त्रुटि या कुछ गलतियां रहती हैं, तो अगर गलती 493 और 94 वाली हो तो वह गलती अक्षम्य है, उस गलती को सुधारा नहीं जा सकता। लेकिन मैं बताया था कि अगर त्रुटि है आपका 96 में आ जाए, 97 में, 98 में, तो ये आपका लेटेंट डिफेक्ट कहा जाता है। अप्रत्यक्ष त्रुटि, अंतर्निहित त्रुटि, निहित त्रुटि, समाहित त्रुटि, और इस त्रुटि को सुधारा जा सकता है कि नहीं? सुधारा जा सकता है। यानी कि कुछ गलतियां एविडेंस में ऐसी हैं जिसको सुधारने का मौका नहीं दिया जाएगा, 93 94, और कुछ गलतियां ऐसी हैं जिन्हें सुधारने का मौका दिया जाएगा, यानी कि मौखिक साक्ष्य द्वारा उसे क्या किया जा सकता है? सुधारा जा सकता है। तो सेक्शन याद रखना है आपका 96, 97, 98, जो गलतियां सुधारी जा सकती है। और जो सुधार के योग्य नहीं है वह 93 और किस में आएगी? 94। यानी कि मौखिक साक्ष्य नहीं दिया जाएगा 93 94, मौखिक साक्ष्य ग्राह्य होगा 96 97 98। भाई बताया गया, इसको पढ़ कर आइए। आप पाँच आप यहाँ 95 है भाई, 95 96 97, यानी कि आपका 93 94। फिर एक बार देखिए, वो इधर उधर हो गया, फिर एक बार हम बता रहे हैं। 93 और 94 में अगर गलती आ जाती है उसको सुधारा नहीं जा सकता। लेकिन अगर 95 वाली गलती है, 96 वाली है एविडेंस की, 97 वाली है, तो उसको सुधारने के लिए मौखिक साक्ष्य दिया जा सकता है कि नहीं? दिया जा सकता है। अब आइए बैक होइए सीआरपीसी की। पहले तो धारा याद करके जानिए भाई। आपका पहला जो आपका पॉइंट होना चाहिए वह तो सेक्शन से ही लोग गलत करके आते हैं। वैसे झारखंड इत्यादि राज्यों में मेंस में भी बन रहा है। देखिए आपका 460, वे अनियमितताएं जो कार्यवाही को दूषित नहीं करती। इसका मतलब अच्छे से समझिए। इसका मतलब ये हुआ कि 460 में कुछ मामले दिए गए हैं। अगर मजिस्ट्रेट उन मामलों में अधिकारिता नहीं रखता था, सद्भावना पूर्वक अधिकारिता, दुर्भावना में नहीं, सद्भावना पूर्वक अधिकारिता न रखते हुए भी वह कार्य कर देता है, तो वह कार्य भले कानून का उल्लंघन करता हो, लेकिन वह कार्य वैध माना जाएगा। यानी कि वह जो गलती हुई है, मिस्टेक हुआ है, इरेगुलरिटी है, अनियमितता है, वह कार्यवाही को दूषित नहीं करेगी। तो पहले तो सेक्शनें लोग भूल जाते हैं कि किस सेक्शन में दिया गया है कि अनियमितता कार्यवाही को दूषित नहीं करेगी। तो 460, और किस में कार्यवाही को दूषित करेगी? 461। सेक्शन ही गलत हो जाता है लोगों द्वारा। लेकिन भाई सेक्शन गलत ना हो, सतर्क रहना है। किसमें कौन किस धारा में की गई अनियमितता क्षम्य है? 460। और किसमें अक्षम्य है? 461। लेकिन मजिस्ट्रेट ने किया है सद्भावना में कि दुर्भावना में? सद्भावना में। देखिए दो चार लाइन और। यदि कोई मजिस्ट्रेट जो निम्नलिखित बातों में से किसी को करने के लिए विधि द्वारा सशक्त नहीं है, यानी कि कानूनन उसे उस कार्य को करने का पावर नहीं है, सीआरपीसी के तहत गलती से, यानी कि उससे मिस्टेक हो जाती है, सद्भावना पूर्वक, बहुत महत्वपूर्ण है, जानबूझकर नहीं, गलती हो गई लेकिन गुड फेथ में हुई, यानी कि गुड फेथ, यानी कि आईपीसी की धारा 52, उचित सतर्कता और सावधानी मजिस्ट्रेट ने बरता, फिर भी उससे क्या हो गई है? गलती। गलत सद्भावना पूर्वक उस बात को करता है तो उसकी कार्यवाही को
केवल इस आधार पर कि वह ऐसे सशक्त नहीं था, यानी कि ऐसा कार्य नहीं कर सकता था, अपास्त नहीं किया जाएगा, यानी कि सेट एसाइड नहीं किया जाएगा, अर्थात ये अनियमितता कार्यवाही को दूषित नहीं करेगी। तो कार्यवाही अब देगा वैध होगी कि अवैध होगी कि शून्य होगी, तो वैध मार कर आइए। अगर ऐसा ऑप्शन आए तो क्या मारना है? वैध। और अगर दूषित नहीं करेगी, सब न दिया रहे, वैध अवैध पूछे तो क्या मारेंगे? वैध। अब कौन कौन सी कार्यवाही है? धारा 94 के अधीन सर्च वारंट जारी करना, भले अधिकारता न हो, जारी कर दिया, कोई बात नहीं है। किसी अपराध का अन्वेषण करने के लिए पुलिस को धारा 155 के तहत आदेश देना, भले पावर न हो। 176 मृत्यु समीक्षा, अपनी स्थानीय अधिकारता के अंदर के उस व्यक्ति को जिसने ऐसी अधिकारता की सीमाओं के बाहर अपराध किया है, पकड़ने के लिए 187 के तहत आदेश का। किसी अपराध का धारा 190 की उपधारा 1 के खंड क और ख के अधीन संज्ञान करना। यही क्वेश्चन आपका तय करता है कि कौन सी अनियमितता कार्यवाही को दूषित नहीं करेगी और कौन करेगी। तो खंड यहाँ बना लेना है 190 सी। अगर 190 सी के तहत अधिकारिता न होते हुए किसी की शिकायत पर या स्वयं के ज्ञान पर मजिस्ट्रेट ने संज्ञान लिया है, तो 461 के तहत वह कार्यवाही आपका वह अनियमितता कार्यवाही को दूषित करेगी। लेकिन अगर परिवाद पर या पुलिस रिपोर्ट पर संज्ञान लिया है, उसे अधिकारता नहीं थी, तो ये अनियमितता 460 के तहत कार्यवाही को दूषित नहीं करेगी। यही क्वेश्चन आपका बार बार गलत हो रहा है। फिर एक बार बना लीजिए 190। हम तो देखिए क्वेश्चन गलत हो रहा है भाई ज़्यादा लोगों से। आपका 190 1 ए बना लेना है, बी और सी। ए पर संज्ञान लिया जाता है, बताया जाएगा परिवाद पर, बी में पुलिस रिपोर्ट और सी में स्वयं के ज्ञान या शिकायत पर। तो अगर ए बी वाला मामला है, मजिस्ट्रेट अधिकारता नहीं रखता था फिर भी सद्भावना पूर्वक संज्ञान ले लिया, तो गलती क्षम्य है 460। लेकिन कौन सी गलती क्षम्य नहीं है? तो यही पूछा जाता है कि कौन सी अनियमितता कार्यवाही को दूषित करेगी। 190 सी के तहत क्या लेना? मामले का संज्ञान, अधिकारता न होते हुए भी संज्ञान। यही क्वेश्चन बार बार अटैक करता है। तो आगे कल पढ़ाया जाएगा भाई। अभी जीएस चलेगा भाई आपका।